गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस और नो? हेलो, Yes, sir. Audible. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके बेटा, तो हम क्या कर रहे थे, चैप्टर नंबर 9 को कंप्लीट कर रहे थे, राइट? उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जो बचे हुए हैं उसको। तो आप ब्लू प्रिंट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ब्लू प्रिंट क्वेश्चन पेज नंबर 108, पेज नंबर 108 पर देखो बेटा, पेज नंबर 118 सॉरी 118। विच ऑफ फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। यस और नो? विच हैज मोर इनर्शिया वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं इनर्शिया के टाइम पर। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉल चेंज। बड़ा इजी क्वेश्चन आप कर सकते हो उसको, कोई खास बात नहीं है, फुटबॉल प्लेयर है। किसी ने किया बेटा क्वेश्चन नंबर 2? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस फाइंड करना है कितनी बार फुटबॉल प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो एक बार बेटा, क्या दे रखा उसमें? वेलोसिटी में आपको चेंज फाइंड करना है बेटा, वेलोसिटी में चेंज फाइंड करना है। ओके, देखो इसमें अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ टीम। तो पहली बात है बेटा, जैसे ही फुटबॉल की यहाँ से किक करेगा, राइट, यहाँ से वो किक करेगा उस टाइम पर वेलोसिटी चेंज होगी, राइट। ये फर्स्ट प्लेयर है, इसने वेलोसिटी चेंज की है फर्स्ट बार। अब जैसे ये सामने वाले पास दे देगा तो वापस से इससे भी किक करेगा। यस और नो? देखो उसमें अ फुटबॉल प्लेयर किक अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, राइट। फर्स्ट टाइम इसने किक किया, राइट, फिर सेकेंड टाइम इसके पास गई, तो पहले टाइम इसने वेलोसिटी में चेंज किया, राइट। सेकेंड टाइम इसके पास गई, इसने वेलोसिटी और डायरेक्शन में चेंज किया। ये किस डायरेक्शन में कर रहा है उसको? गोल की तरफ, राइट। मान लो यहाँ पर कोई गोल है, ये डायरेक्शन यहाँ चली गई, ठीक है। तो सेकेंड टाइम बेटा वेलोसिटी कहाँ पर चेंज हुई? यहाँ पर। आगे पढ़ो, 3 या 4 था ना, कुछ अभी आ जाएगा आंसर बेटा। द गोल कीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल एंड किक टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम। अब यहां पर बेटा क्या किया? गोल कीपर, राइट। अब ये गोल कीपर है, इसने क्या किया? इसको कलेक्ट किया, राइट। पहले तो इसको स्टॉप कर दिया, तो एक बार तो स्टॉप किया, वहां पर चेंज हुई हर टाइम, राइट। पहले इसने किक किया बेटा, तो यहां चेंज हुई, राइट। फिर इसके पास आई, उसने इसको कलेक्ट नहीं किया, फिर डायरेक्शन चेंज कर दी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी डायरेक्शन चेंज करने से, और इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया होगा, राइट। तो सेकंड वाले ने क्या किया बेटा? डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। ये समझ में आता है। अब इसके बाद ये गोलकीपर से कलेक्ट कर रहा है, मीन्स कुछ वेलोसिटी थी उससे वो 0 पे लेके आया, तो एक बार इसने चेंज किया, फिर वापस से ये किधर कर रहा है? उसकी टीम की तरफ। वापस से कोई इसका प्लेयर हो गया उसकी टीम की तरफ, तो 4 टाइम वेलोसिटी में चेंज हुआ। समझ में आया कि नहीं बेटा? कितने टाइम वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? 4 टाइम। फर्स्ट किया फर्स्ट प्लेयर ने, सेकंड किया सेकंड प्लेयर ने, फिर गोलकीपर ने 2 बार किया। एक बार तो उसे रेस्ट पर लेकर के आया, कलेक्ट किया, वापस से रख करके वो दूसरे प्लेयर को दे रहा है 4 टाइम। एक्सप्लेन वाई इज सम ऑफ लीव्स में गेट डिडक्ट फ्रॉम द ट्री इफ वी। हाँ, ये तो हमने किया हुआ है, इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। यस और नो? जहाँ फ्रूट्स लगाए थे वहां पर क्या लग जाएगी अब? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू यू फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? ये भी किया हुआ बेटा, बस वाला, ड्यू टू इनर्शिया, राइट। लिख सकते हो ना अच्छे से, इसका रीजन भी लिखा है मैंने। चलो एक बार सारे एग्जाम्पल करके देखना बेटा, जितने भी इसमें एग्जाम्पल है। और अब आते हैं पेज नंबर 126। पेज नंबर 126, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ वर्क। ये बता चुका हूं, ठीक है, क्योंकि बेटा एक्शन और रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडी पर वर्क करते हैं। एक्शन डिफरेंट बॉडी पर वर्क करेगा और रिएक्शन डिफरेंट बॉडी पर वर्क करेगा, मीन्स टोटल नेट 0 नहीं होगा, ठीक है।
इसलिए हॉर्स क्या करेगा बेटा, पहले हॉर्स पुश करेगा अर्थ को, जिससे अर्थ उससे पुश करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर वो साथ में किसको लेके जाएगा, कार्ट को, तो कार्ट पर फोर्स लगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए कार्ट बेटा मूव करती है। हाथ तो डालेगी ना बेटा, क्योंकि और इनर्शिया की वजह से डालेगी। अगर कार्ट रुकेगी तो कौन सी डायरेक्शन में जा रही थी पहले, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अभी भी वो क्या चाहेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, तो थोड़ा सा उस फोर्स पर फोर्स डालेगी, सिंपल सा, उसमें एनर्जी आएगा, राइट। एक्सप्लेन व्हाई इज डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड होर्स एग्जैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हाई वेलोसिटी, क्या रीजन होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो एक बार। एक्सप्लेन व्हाई इज डिफिकल्ट फॉर फायरमैन टू होल्ड अ होर्स विच एग्जैक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विथ हाई वेलोसिटी। अरे बाबा पढ़ा है ना, एक्शन रिएक्शन फोर्स, यस और नो? एक्शन रिएक्शन फोर्स, जैसे रॉकेट का मैंने अगर आपको बताया हो बेटा, तो रॉकेट अगर आपने देखा हो ना, तो रॉकेट किसकी वजह से मूव करता है? आपने रॉकेट देखा हो तो यहाँ पर बेटा ये फायर फेंकता रहता है, राइट। रॉकेट में ये होता है ना, ये फायर बेटा नीचे की तरफ फेंकेगा, तो ये फायर को किधर पुश कर रहा है, नीचे की तरफ, और ये फायर इधर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। रॉकेट देखा है, रॉकेट जब लॉन्च करते हैं बेटा तो नीचे की तरफ फायर दिखती है, तो रॉकेट बेटा किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो फायर उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट। ऐसा है होज वाले पाइप में, वहां से जैसे बेटा वाटर निकलेगा हाई वेलोसिटी के साथ में, राइट, तो वाटर पर फोर्स कौन सी डायरेक्शन लग रहा है, फॉरवर्ड, उस पाइप पर किधर लग रहा है बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको फिर होल्ड करके रखना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका था ना, जहां तक मुझे पता है कि नहीं हुआ। फ्रॉम ए राइफल 4 kg मास, राइफल का बेटा मास दे रखा है, ठीक है, बुलेट का मास दे रखा है, फायर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ राइफल। चलो चलो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर, एक बार सभी को मैं टाइम दे रहा हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 करो इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 126, पेज नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 3 करने का ट्राई करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करो बेटा। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 किया कि नहीं, 4 तो हम कर चुके ना, क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके, क्वेश्चन नंबर 3 ही बचा हुआ है, और एक बड़ा सारा क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है? एक राइफल है, ठीक है, एक राइफल थी, राइट। जैसे आप इससे बुलेट फायर करोगे, उससे जस्ट पहले की कंडीशन मुझे बताओगे आप। ये इसके अंदर बुलेट रखी हुई थी, राइट बेटा, यही था ना, फायर करने से जस्ट पहले, राइट। फिर यहां पर ये फायर हुई होगी, यहां पर जैसे बाहर निकली होगी इसके साथ में, है ना, यहां से फायर हुई होगी, अब फिर ये अलग अलग हो जाएगी। आपको पता है ये पीछे की तरफ एक फोर्स आने वाला है। चलो समझो बेटा इसको ध्यान से। जस्ट फायर करने से पहले बुलेट इसके अंदर की इसका वेलोसिटी बता सकते हो? वेलोसिटी कितना था बेटा? फायर 0। जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कितना रहा होगा? 0 ना? यस और नो? 0। अगर मैं बुलेट को U2 मानता हूं तो इसको 0। इसका मास बताओ बेटा, M2 कितना रहा होगा? M2 दे रखा है मास का 50 ग्राम। 50 ग्राम, ध्यान रखना ग्राम में गिवन है, तो क्या करोगे इसको 50 डिवाइडेड बाई 1000 के। चलो ये इसका कितना देगा बेटा मास आपको? 4 kg। इसको M1 माने तो कितना बेटा इसका मास? 4 kg है, और ये रेस्ट पर था, और ये भी रेस्ट पर था बेटा। इनिशियल इसका क्या था? रेस्ट था। मीन्स ए समझो जब आपने इसको राइफल को जस्ट फायर करने से पहले की कंडीशन, राइट,
ब्रश अभी इसके अंदर है, राइफल भी रेस्ट पर है और आपका बुलेट भी रेस्ट पर है। तो टोटल इनका मोमेंटम कितना बेटा? फायर करने से जस्ट पहले का मोमेंटम 0, yes or no? अब फायर होगा उसके बाद का टोटल मोमेंटम में कितना होना चाहिए बेटा? 0। कि देखो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F1, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा F2, और आपको पता है कि नेट फोर्स यहाँ भी 0 हो जाएगा, yes or no? नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना, राइट? तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब मुझे इसका राइफल का क्या नहीं पता है, वेलोसिटी नहीं पता है, तो मुझे कौन सी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा बेटा? राइफल का वेलोसिटी जब पता नहीं हो तो बिना दिमाग लगा बेटा किस डायरेक्शन में लेना है? पॉजिटिव डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन हो गया? पॉजिटिव। जहां नहीं पता उसे पॉजिटिव ले लो, ऑटोमेटिक बेटा आंसर आ जाएगा आपका जो भी निकल के आना है। सोचना ही नहीं, बड़ा इजी फिजिक्स है बेटा, सोचना ही नहीं। नहीं पता है पॉजिटिव ले लो, क्यों कंफ्यूज होते हो? इसका देखो बेटा, इसका कितना गिवन है? V2 बताओ मुझे, V2 कितना गिवन है? 35 मीटर पर सेकेंड। 35 मीटर पर सेकेंड। ये जा रहा है 35 मीटर पर सेकेंड पे। ओके, मास तो आपको पता ही है इसका 50 डिवाइडेड बाई 1000 kg। अब ये समझना आता है, पूछा आपसे क्या पूछा है ये, लेकिन इसका इनिशियल नाम दे दिया, नाम क्या दिया? इनिशियल वेलोसिटी। तो ध्यान रखना, नाम के साथ कंफ्यूज मत होना। इनिशियल मतलब वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा आपसे। जैसे आपने फायर किया ना, उससे पहले बेटा वेलोसिटी था 0, फायर करने के बाद बुलेट आगे की तरफ जा रही है, तो पता है आपको राइफल कौन से डायरेक्शन में जाएगी? पीछे की तरफ। लेकिन हमने अभी क्या सोचा है कि हमें नहीं पता है, तो ऑटोमेटिक देखना इसका माइनस के साथ साइन आएगा, राइट? पता है ना आपको राइफल किधर जानी चाहिए थी? बैकवर्ड साइड, यस और नो? लेकिन हमने किधर लिया? पॉजिटिव। तो ऑटोमेटिक देखना V1 का साइन बेटा माइनस साइन के साथ आएगा। चलो करते हैं सॉल्व, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यस और नो? अच्छा, m1 कितना बेटा? m1 कितना है सर? 4 kg है। ओके, उसका वेलोसिटी बेटा रेस्ट पर है, दोनों 0 है, प्लस इसका कितना है? 50 डिवाइडेड बाई 1000 kg है। ओके, इसका भी कितना है? 0 मीटर पर सेकंड था, दोनों पहले तो रेस्ट पर रही होगी। इक्वल टू m1 कितना है? m1 सर 4 kg है, और v1 हमें नहीं पता है सर, लेकिन पॉजिटिव लिया है, नो प्रॉब्लम। m1 कितना बेटा? सॉरी m2 50 डिवाइडेड बाई 1000 है, राइट? और V2 बताओ 35, प्लस नहीं है ना, माइनस में नहीं है, प्लस नहीं है, तो 35 लिखा है। अदरवाइज बेटा साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो 4 इंटू 0 0, 50 इंटू 0 मीन्स 0, 0 kg मीटर पर सेकेंड इधर आया। चलो उधर कितना है बेटा? 4 kg आ रहा है। ओके, 4 kg और प्लस v है ना, 4v1 लिख रहा हूं मैं इसको, 4v1 kg प्लस कितना है बेटा? इसको सोल्व करो जल्दी से, इसको सोल्व करके लिखो, इधर फेंको एक साथ, ठीक है? देखो इसको मैं 1 0 तो कटी कर देता हूं। ये कितना है? 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाय पर। अब बेटा Sir, your voice is not clear. कितना बेटा? Yes, sir. Just on no. kg मीटर। Sir, your voice is not clear. डेली कैसे प्रॉब्लम आने लगी बेटा? पहले तो नहीं आती थी। हेलो, एम आई ऑडिबल? Sir, you are audible, but your voice is not clear. It is cutting in. ओके ओके, चलो थोड़ा धीरे बोलेंगे तो शायद कटिंग कम होगी, लैगिंग कम होगी। देखो बेटा, यहाँ क्या है? 0, राइट? और ये क्या है? 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 100। जब आप इसको इस साइड लेकर के आओगे तो कौन सा साइन हो जाएगा? माइनस साइन, यस और नो, राइट? इधर क्या बचा बेटा? 4v1 kg। अब इस 4 को बेटा इससे डिवाइड कर दोगे तो v1 पता लग जाएगा, यस और नो? बेटा अभी आ रही है आपसे आवाज?
अभी क्लियर है कि नहीं? हेलो, क्लियर है कि नहीं? यस सर, अब क्लियर है सर। ओके ओके, तो अभी इसको पूरा सोल्व करो। तो मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ बेटा, राइट? तो दिया बेटा कितना निकाला? 5 Sir, your voice is not आंसर आ जाएगा, लेकिन सर अगेन योर वॉइस इज नॉट क्लियर। नेटवर्क थोड़ा सा बेटा ऊपर नीचे हो रहा है। इसको सोल्व करो, बोर्ड पे दिख तो रहा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कर रहे हो? सिर्फ मैं सोल्व कर रहा हूं, समझ में आ रहा होगा ना बोर्ड पर देख करके बेटा कहां क्या किया है। इसको फिर हम उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचा बेटा 4v1। अब v1 फाइंड करना है तो ये 4 किसके नीचे चला जाएगा? यहां पर, तो ये आ गया आपका आंसर। इसको सोल्व करो, कितना आंसर आ रहा बेटा? सोल्व करो इसको, क्या आंसर आ जाएगा आपका? कितना आ रहा है? 117। नहीं, वो तो पूरा ही करो ना बेटा, पॉइंट में आंसर आ रहा होगा कुछ, निकालो उसको कितना आ रहा है। पहले 4 से डिवाइड कर दो, बाकी पॉइंट तो ऑटोमेटिक 100 से हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 4 से डिवाइड करो, 100 आपके पास ये आंसर बचेगा -1 नहीं यस, आंसर इज 2.25 मीटर। 2.25 मीटर आ रहा? यस सर। 2.25 मीटर। ओके ओके, चलो एक बार करके देखना बेटा इसको, राइट? 2.25 मीटर, लेकिन माइनस में, ठीक है? कुछ अलग आ रहा ना? ठीक है बेटा, जो भी आपका आंसर है निकाल लेना, यहां से निकल जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है? डिवाइड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा ग्रेविटेशनल चैप्टर, राइट? बिल्कुल आपके लिए न्यू चैप्टर है ग्रेविटेशनल, और आपने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा भी नहीं है। सिर्फ आप इतना सा जानते हो कि एप्पल फॉल हुआ था और न्यूटन बाबा ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, और आपको बस इतना पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? ग्रेविटेशनल बेटा फोर्स कौन लगाता है? अर्थ। और आज से ये बात भूल जाना जो आपको पता है कि सिर्फ अर्थ लगाती है, ये बात आज से भूलना है कि सिर्फ अर्थ लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, आप ये बोल सकते हो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, वो ट्रू है, लेकिन ओनली अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, फॉल्स है बेटा। तो कौन लगाता है? जितने भी ऑब्जेक्ट है बेटा सभी लगाते हैं, बड़ा इजी है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, चाहे आपको कुछ भी दिखे आसपास, वो सभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। आप, मैं, फैन, टेबल, पेन, चौक, बोर्ड, एवरीथिंग, जो भी आपके आसपास है बेटा, सभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, पहली बात। तो आज से कभी आपका रिप्लाई बेटा ये नहीं आना चाहिए अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, यस सर, लेकिन केवल अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, नो सर। कौन लगाता है ग्रेविटेशनल फोर्स? एवरी ऑब्जेक्ट। तो रिक्वायरमेंट किसका है? क्यों लगाती है एवरी ऑब्जेक्ट? बेटा जिसके अंदर भी मास है, जो भी बेटा मास रखता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा। अब मुझे बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका मास तो होगा ना, यस और नो? अगर मैं चौक लेता हूं तो इस चौक का मास है कि नहीं है? चाहे ये हो सकता है 3 ग्राम में, लेकिन मास है। अगर मैं इसका चौक का पाउडर बना लेता हूं, उसका भी मास है, यस और नो? तो जितने भी ऑब्जेक्ट है बेटा जिसके अंदर मास है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, पहली बात। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा, वो होता है मास का। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है? चार्ज बॉडी की वजह से, यस और नो? पता ना सभी को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉडी, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है? चार्ज बॉडी, यस और नो?
इतना पता है ना सभी को? जब तक बॉडी चार्ज नहीं होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस सर। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का रिक्वायरमेंट, ध्यान रखना बेटा, मास है। ग्रेविटेशनल फोर्स का रिक्वायरमेंट क्या होता है? मास। अगर मास है तो लगाएगा, तो अगर मास नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाता। और हमें ऑब्जेक्ट बना है तो ये डेफिनेटली तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना होगा, और हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास भी मास होता है, राइट। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास भी मास होता है, बहुत कम होता है, 10⁻³ kg, बहुत छोटा मास होता है, लेकिन होता तो है। ये सुनो, हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं छोटा है बड़ा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? मास है कि नहीं है। तो एक प्रोटॉन भी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है, तो छोटा सा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो आप नहीं देख पाते हो, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो ये बात क्लियर हुई बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कौन लगाता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स एवरी ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, पहली बात क्या समझ में आया? जब चैप्टर पढ़ने वाले उसमें जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं वो सभी फोर्स लगाते हैं। तो यहीं पर आपके माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर चौक अगर आप नीचे गिराओगे तो, अच्छा ये बताओ मुझे, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है? इतना तो पढ़ा है ना सभी ने? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव फोर्स है। यस सर, अट्रैक्टिव। मैं यहाँ से चौक खोल करता तो अर्थ की तरफ नहीं जाकर के ऊपर चली जाती, रिपल्सिव होता तो, राइट। लेकिन ये फोर्स है अट्रैक्टिव। तो आपके माइंड में यहीं पर एक बात आनी चाहिए कि सर हम मान लेते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट सर फोर्स लगा रहे हैं, हमने मान लिया, आपने कहा राइट होगा। जैसे कि सर अगर आप चौक छोड़ते हो तो चौक को अर्थ अट्रैक्ट करती हमें दिखता है। ये सुनो, अगर यहां से हम इस चौक को छोड़े बेटा तो ये अर्थ की तरफ जाएगी, दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं दो ऑब्जेक्ट को पास पास रखता हूं फिर वो एक दूसरे की तरफ क्यों नहीं आते? जबकि ये तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं। तो सर एक दूसरे की तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों दो पर्सन पास पास बैठे होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं? आना चाहिए कि नहीं बेटा माइंड में बात? इस बात को भी हम यहां पर फाइंड करेंगे, क्यों ऐसा होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के बाद भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाते, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, लेकिन हम फाइंड करेंगे उनका मैग्नीट्यूड बेटा बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा मैग्नीट्यूड आता है। यहां पर इस चैप्टर में आप फोर्स निकालना भी सीखोगे। अभी तक आपको सिर्फ ये पता है कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे अप्लाई करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इससे ज्यादा आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है। इससे ज्यादा पढ़ा कहीं पर नहीं ना? लेकिन इस चैप्टर में हम उस फोर्स को फाइंड भी करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कितना फोर्स है, राइट। तो पहले माइंड में क्या डालना है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिक्वायरमेंट बेटा किसका है? मास का, राइट। और मास, सभी ऑब्जेक्ट के पास में मास होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं बेटा? यस और नो? ये बात क्लियर हुई सभी को? बोलो बेटा। हेलो, यस सर, क्लियर है। इतनी छोटी सी बात बोल रहा हूं उसमें भी आपको इतना टाइम लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले हमें क्या मानना, हमें पता लगता है और ध्यान रखना है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिक्वायरमेंट सिर्फ मास की होती है। फर्स्ट क्या पता लगा बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स के रिक्वायरमेंट किस चीज का है? मास का है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। मीन्स हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट, चाहे कितने भी ऑब्जेक्ट बेटा, राइट, सभी अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दिखता क्यों नहीं है वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों हमेशा फील नहीं होता, क्यों हम एक दूसरे की तरफ जाते नहीं है, क्यों दूर रहती है वो ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑटोमेटिक नहीं आती है, ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। लेकिन क्यों हमारी चौक अगर हम इसको फोल्ड करें तो अर्थ के पास चली जाती है, ये भी हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेकिन एक बात हमेशा माइंड में रखना, एवरी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है।
क्यों करता है उसका रीजन है क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट के पास में मास होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिक्वायरमेंट बेटा किसका है? मास का। क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या अर्थ के यहां पर लगता है या हम मून पे चले जाएं तो वहां भी लगेगा? अगर ये अर्थ पे लगता है या फिर कहीं भी चले जाओ बेटा? ये सर कहीं वो भी। बात कर अभी कहीं भी, राइट? ध्यान रखना यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल, यूनिवर्स जहां पर पूरी जगह आ गए ना, अर्थ को हम यूनिवर्स नहीं बोलेंगे, राइट? यूनिवर्स मीन्स तो क्या है? पूरा पूरा ही जितने भी प्लैनेट जितने भी सब कुछ अवेलेबल है वो है यूनिवर्स। तो बेटा ये लॉ अर्थ के लिए नहीं बनाए, ये लॉ पूरा यूनिवर्स के लिए। मीन्स अगर आप मून पे इन दोनों चौक को लेके जाओ, इन दोनों चौक को अगर मैं मून पे लेके जा रहा हूं बेटा, अब मैंने इस चौक को यहां पर रखा अर्थ पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। दोनों चौक में अगर बेटा मून पर लेके जाता हूं तो इन दोनों चौक के बीच में वही सेम ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। दोनों चौक की बात करें तो मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा बेटा कि चौक और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स और चौक और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास ये दोनों चौक है तो दोनों में मास है बेटा, यस और नो? दोनों के अंदर मास है, इस चौक में मास है और इस चौक में भी मास है, यस और नो? मास है बेटा? यस सर। यस सर। अगर मास है तो अभी आप फाइंड कर लोगे कितना ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। सेम मैं यहां खड़ा हूं अर्थ पर, मैं इस दोनों के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड करूंगा, इन दोनों को लेकर जा रहा हूं बेटा मून पर, तो मुझे बताओगे क्या इसके मास में कोई चेंज होगा क्या? ऐसा मटेरियल चेंज आएगा? सर मास में चेंज मटेरियल अगर मैं मास में नहीं होता बेटा, वेट में होता है। मास कभी भी चेंज नहीं होता। ये सोचो ना बेटा, मास किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पर, ये सुनो, मास किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल। इस चौक में कितना मटेरियल लगा हुआ है उस पर डिपेंड करता है बेटा मास। अगर मैं ये चौक मून पर लेकर जाता हूं तो क्या इसका मटेरियल कम हो जाएगा क्या? इसका मटेरियल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। सर वेट और मास में दुनिया डिफरेंस के क्या है? मास और बेटा वेट मास और किस में डिफरेंस? वेट पढ़ेंगे बेटा, उसको नो डाउट पढ़ेंगे। वेट जो होता है बेटा वो फोर्स होता है। वेट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की बेटा वेट है, हम पढ़ेंगे इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स भी वेट है, कुछ नया नहीं है, ध्यान रखना। डिटेल में पढ़ेंगे, जितना बुक में नहीं लिखा ना उससे भी ज्यादा पढ़ेंगे उसको, नो डाउट। लेकिन मास मटेरियल पे डिपेंड करता है और वेट पे क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो चेंज होता है, अर्थ का ग्रेविटी अलग है, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। अगर मैं पूछता हूं बेटा वेट चेंज होगा तो यस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने पूछा क्या है, क्या इन दोनों चौक का मास में कोई चेंज होगा बेटा? इन दोनों चौक के मास में कोई चेंज होगा क्या अगर मैं मून पे जाता हूं तो? नहीं होगा। तब दोनों चौक के मास में चेंज नहीं हुआ, दोनों चौक को मैंने सेम डिस्टेंस पर रखा, तो जितना ग्रेविटेशनल फोर्स इन चौक पर अर्थ पर रहने पर लगा था उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा मून पर लगेगा। अब बड़े कंफ्यूजन में आ रहे होंगे कि सर हमने तो पढ़ा है अर्थ तो ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है मून से। मैंने ये तो नहीं बोला बेटा कि चौक और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशन फोर्स कितना है और चौक और मून के बीच का, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो दोनों चौक के बीच की बात कर रहा हूं। चौक का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी सेम रहेगा। चलो, तो आपको अभी तक सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किस पर डिपेंड करता है? मास पर। अगर मास होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्लियर? यस और नो? यस सर। राइट। Yes, दूसरा sir. पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्स का लॉ है, पूरे यूनिवर्स के लिए डिफाइन है बेटा। ये सिर्फ हमारी अर्थ के लिए हमने नहीं बनाया है। अगर हम मून पे जाएंगे तब भी सेम रूल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अर्थ पे खड़े हैं बेटा तब भी सेम रूल लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा लॉ है? यूनिवर्सल लॉ है। समझ में आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा लॉ है बेटा?
यूनिवर्सल लॉ है और एवरी ऑब्जेक्ट पर लगता है। डिपेंड सिर्फ मास पर करता है, मास होना चाहिए ऑब्जेक्ट के पास में, अगर मास है तो वो फोर्स लगाएगा, और जो भी वो फोर्स लगाता है बेटा वो अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होता है। तो कौन सा टाइप का फोर्स होगा बेटा? अट्रैक्टिव टाइप। इतना पॉइंट समझ में आता है कि नहीं? यस और नो? यस सर। एवरी ऑब्जेक्ट लगाता है, मास रिक्वायरमेंट है, अर्थ के लिए नहीं है, पूरे यूनिवर्स के लिए है। सेम रूल लगेगा, अगर आप मून पे चले जाओ, सन पे चले जाओ, वहां पे चले जाओ, सेम रूल लगेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो हम सिर्फ एक रूल पढ़ेंगे और पूरे यूनिवर्स पर उसको लगा लेंगे। तो इस वजह से उसका नाम पड़ जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। नाम में यूनिवर्स छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि अर्थ के लिए नहीं बनाया है, पूरे यूनिवर्स के लिए बना हुआ है। रिक्वायरमेंट मास की है। एक बात बताओ, आपने मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है कि नहीं? जैसे मैग्नेट होती है, यस सर। यस सुन लो, मान लो दोनों मैग्नेट है, अगर के स्मॉल स्मॉल मैग्नेट है तो इसके बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और यही बेटा लार्ज मैग्नेट होती तब भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा जब ये स्मॉल होगी तब, या लार्ज होगी तब। बड़ी बड़ी मैग्नेट में ज्यादा फोर्स लगता है या छोटी छोटी मैग्नेट में लगेगा बेटा? सर लार्ज में, बड़ा में होता है ज्यादा। बड़े में होगा ना। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है किस पर? सर मैग्नेट पर। मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेट पर। जितना ज्यादा मैग्नेट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स। तो मुझे बता सकते हो क्या कि ग्रेविटेशन फोर्स मास पे डिपेंड करता है? तो जितनी हैवी बॉडी उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? यस सर, लगना चाहिए। यस सर, लगना चाहिए। जितनी हैवी बॉडी होगी उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, क्योंकि डिपेंड ही मास पे करता है। उतना ज्यादा मास उतनी ज्यादा अट्रैक्शन पावर, उतना ज्यादा उसके आसपास की पावर बनेगी बेटा, उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ऑब्जेक्ट्स को। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ये समझ में आता है? अब ये बताओ, अगर ये दोनों चौके इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम है ना, मैग्नेट सेम है दोनों, ये दोनों मैग्नेट है, सेम है, लेकिन पहली कंडीशन बेटा ये यहाँ रखे हुए हैं, कुछ डिस्टेंस है। दूसरी कंडीशन यहाँ रखे हुए हैं, डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया। तो पहली कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या दूसरी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा? इन फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन मीन्स जितने ज्यादा पास होंगे उतना ज्यादा फोर्स। यस और नो? जितने ज्यादा बेटा पास होंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। यस और नो? यस सर, यस सर। क्योंकि कहीं न कहीं डिस्टेंस भी काम आएगी मास के साथ साथ। ऐसे हम बात करें बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो कहीं न कहीं बेटा डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। अगर दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर रखे हुए हैं, इसमें कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, राइट। सेकंड कंडीशन यहाँ रखे हुए हैं, यहाँ भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। मास तो सेम है लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम मैग्नेटिक फोर्स और उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बेटा ये Sir, your voice is not clear. Sir, your voice is not clear. बेटा देखो, आपके पास में राइट, इसका मान m1 m2, यहाँ पर बेटा इसका डिस्टेंस है कुछ r1, राइट। फोर्स लगाएंगे, बिल्कुल से लगाएंगे, यहाँ पर F1 फोर्स F2 फोर्स, दोनों को बेटा मैंने यहाँ रख दिया। वही M1 और M2 वापस से फोर्स लगा रहे हैं, F2 और बेटा S2, राइट। R2 डिस्टेंस है पूरा, तो क्या रिलेशन होगा बेटा? F1 लेस देन होगा F2 से, या F1 इक्वल टू होगा F2 से, या फिर F1 ग्रेटर देन होगा F3 के। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सा आंसर होगा बेटा? कौन सा आंसर होगा आपका? सोचो। जितने पास होगे उतना ग्रेविटेशन फोर्स अच्छा लगेगा। यस और नो? जितना पास रहेंगे फोर्स ज्यादा लगेगा, जितना डिस्टेंस पर रहेगा बेटा फोर्स कम लगेगा। तो फोर्स किसमें कम लगेगा?
सोचो इसको बेटा, फील कर सकते हो कि नहीं? F2 कम लगेगा, सर दोनों का डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा, मास सेम बेटा, M1 M2, ये भी बेटा M1 और M2, ये मास सेम है, लेकिन डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। यस और नो? इतना डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे फोर्स, इसको रिलेट कर सकते हो बेटा मैग्नेट के साथ में। यहाँ फोर्स ज्यादा लग रहा है, इतना ज्यादा दिख रहा है, थोड़ा दूर रखो कम लगेगा, और दूर रखो बेटा और कम होता जाएगा, और कम हो जाएगा। ऐसा ही इसके साथ है, अगर आपने 2 मास बेटा यहाँ रखोगे, फोर्स ज्यादा, जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे उतना फोर्स कम। तो यहां से आपको 2 पॉइंट पता लग गए कि सर एक मास पे डिपेंड करता है, जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। यस और नो? जितने हेवी ऑब्जेक्ट होंगे उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और सर डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, जितना डिस्टेंस इंक्रीज करोगे उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीज होगा। यस और नो? यस सर। आपको यहाँ पर 2 पॉइंट पता लगते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे डिपेंड करता है बेटा? उनके बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो अब वापस से एक साथ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। ग्रेविटेशनल फोर्स एवरी ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन है। जिस ऑब्जेक्ट के पास मास होता है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और हमें पता है कि सारे ऑब्जेक्ट मास पे बने होते हैं, तो जितने भी ऑब्जेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं। ऐसे ही अर्थ भी एक ऑब्जेक्ट है, तो नो डाउट अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्सल लॉ है, ये हमने हमारी अर्थ के लिए नहीं बनाया है। हम चाहे मून पर रहें या कहीं पर रहें, पूरे यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स का सेम लॉ लगता है जो हम पढ़ेंगे आगे। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम अर्थ के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हम पूरे यूनिवर्स के लिए पढ़ रहे हैं। फिर आती है बात कि अगर मास पे डिपेंड करता है तो जितने हेवी ऑब्जेक्ट होंगे उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, राइट? और जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होंगे उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। इससे 2 पॉइंट पता चलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स मास पर भी डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, इस पर भी डिपेंड करता है। यस और नो? यस और नो बेटा? समझ में आया कि नहीं? इतना बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, इसका मैं एक नो लिखवा रहा हूं जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है। टाइम है ना फिर मेरे पास? चलो, तो ये आपको पता लग गया ना बेटा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हम मास के लिए पढ़ने वाले हैं। यस और नो? और मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो पहले बेटा चैप्टर का नाम डालो, ग्रेविटेशनल, चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशनल। उसी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। वापिस से न्यूटन बाबा यहां पर दिया गया ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये बताएंगे हमें कि वो कितना फोर्स लगेगा बेटा। यहां से हमें क्या पता लग गया? फॉर्मूले के बारे में पता लग गया। जल्दी से हेडिंग डालो इसका। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास अगर बेटा 2 ऑब्जेक्ट है, राइट? आपके पास अगर बेटा 2 ऑब्जेक्ट है, इसका मास है बेटा m1, इसका मास है m2, राइट? तो दोनों के मास पर डिपेंड करेगा। यस और नो? 2 ऑब्जेक्ट है बेटा, दोनों के मास पर डिपेंड करेगा, राइट? यस सर। अगर ये ऑब्जेक्ट स्मॉल है, ये लार्ज है, तब भी फोर्स थोड़ा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर दोनों लार्ज हो जाएं और ज्यादा इंक्रीज होगा। यस और नो? दोनों में से एक लार्ज है तो फोर्स तो इंक्रीज होगा सर, लेकिन अगर दोनों लार्ज हो जाएं फोर्स ज्यादा इंक्रीज होगा सर। जितने हेवी ऑब्जेक्ट होंगे उतना ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। तो न्यूटन बाबा ने इसका हमें एक फॉर्मूला दिया
जिसको हम लॉ के रूप में पढ़ते हैं, क्या बताया? इट स्टेट दैट क्या बताया हमने? एवरी ऑब्जेक्ट, पता है ना सभी को बेटा? एवरी ऑब्जेक्ट लगाते हैं क्योंकि उनके पास मास होता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, कहां की बात कर रहे हैं बेटा? यूनिवर्स की। यस और नो? पहली बात अंडरलाइन करनी है आपको, एवरी ऑब्जेक्ट कहां पर बात करेंगे? क्या अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं या पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं बेटा? पूरे यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स। राइट, पूरे यूनिवर्स के लिए, है ना? तो इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट each other with a force. With a force समझ जान से एक एक पॉइंट को समझते चलो, कितना फोर्स होगा निकाल लेंगे। ठीक है, देखो बेटा, इट स्टेट दैट, पहली बात कौन लगाता है बेटा? एवरी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यस और नो? फर्स्ट अंडरलाइन। कौन लगाता है? एवरी ऑब्जेक्ट। क्यों लगाता है बेटा? एवरी ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? मास होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहां पर लगता है? यूनिवर्स में लगता है। हम अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी हो बेटा दो ऑब्जेक्ट, उनके पास मास होगा और मास पैलेस पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे मास और वेट, ये टॉपिक भी आएगा आपका इस चैप्टर में, मास एंड वेट। वहां भी हम पढ़ेंगे कि मास जो होता है बेटा वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? पैलेस पर। चाहे अर्थ पे चले जाओ, चाहे मून पे रहो, कहीं भी रहो बेटा, मास सेम रहेगा। राइट, और ये बताओ कौन से टाइप का फोर्स होता है? ये फोर्स बेटा कौन से टाइप का फोर्स होगा? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। तो क्या समझना है? एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स attracts each other with a force, है ना? With a force which is अब ध्यान से देखना, यहाँ अब मैं फोर्स लिखने जा रहा हूं। Sir, your voice is not clear. Sir, your voice is not clear. थोड़ा बहुत पता है कि सर मास Sir, your voice is not clear. मौसम चेंज करवाना पड़ेगा ना। आपको इतना पता है बेटा कि लगाता है, उसका टाइप होता है बेटा अट्रैक्टिव टाइप होता है। और आपको ये भी पता है कि मास पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अब वो देखते कैसे डिपेंड करता है, राइट? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to products of their masses, products of their masses। फर्स्ट पता है आपको मास पे डिपेंड करता है, यस और नो? यस सर, पता है। एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, राइट? यहां तक हमें समझ में आता है। अब सुनो फोर्स कितना होता है। तो फोर्स होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मीन्स सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। मीन्स अगर मैं बोलूं बेटा फोर्स डायरेक्टली का मतलब होता है बेटा, डायरेक्टली मतलब ऐसे, अगर बेटा मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा कि नहीं? अगर मास बेटा इंक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा, और मास डिक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। अगर सेम हो रहा है तो उसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास इंक्रीज फोर्स इंक्रीज, मास डिक्रीज फोर्स डिक्रीज। तो इन क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो इसके साथ हुआ वो डायरेक्ट इसके साथ हो गया, राइट? तो अब मुझे बताओ, अगर m1 का मास बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। अगर m1 का मास इंक्रीज हुआ तो फोर्स इंक्रीज हुआ। अगर m2 का मास इंक्रीज हुआ
तब भी फोर्स इंक्रीज हुआ। ये सुनो, तो ये फोर्स कैसा होता है बेटा? दोनों के मास पे डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मीन्स दोनों का प्रोडक्ट लो, वो जो वैल्यू आएगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट। दोनों को आपको मल्टीप्लाई करने हैं, दोनों को मास को प्रोडक्ट लेना है, राइट? मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड, अब आपको पता है ना डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। बोलो बेटा, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि नहीं? ये Yes sir, पता है। डिपेंड करता है। अब मुझे बताओ, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। अपोजिट हो रहा है कि नहीं? अपोजिट हो रहा है? यस सर। यस और नो? यस सर, अपोजिट तो हो रहा क्या है। होगा? इनवर्सली क्या होगा बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि नहीं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसे बार नोट करो, फिर मैं इसको पूरा हटा के समझाता हूं बेटा। Sir, only 1 minute is remaining. हाँ, पहले इसको लिखो तो सही बेटा, ये तो लिख लो। 1 मिनट तो बहुत बड़ा होता है, 60 सेकंड होता है उसके अंदर, ठीक है? क्या समझ में आता है कि सर मास पे डिपेंड करता है और दोनों के मास पे डिपेंड करता है। पहले पॉइंट बेटा, जहां जहां अंडरलाइन करवाया है वो ध्यान रखना। पहले तो एवरी ऑब्जेक्ट लगाता है। क्यों लगाता है? एवरी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है। ये लो कैसा है बेटा? यूनिवर्सल लो है, राइट? पूरे यूनिवर्स पर लगेगा। फोर्स का टाइप कौन सा होता है सर? अट्रैक्टिव टाइप का होता है। और जो फोर्स होता है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के, ठीक है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? स्क्वायर लेना है। किसका? ऑफ डिस्टेंस का, बिटवीन देम, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर लेना है। आपको यहाँ पर एक फोर्स मिलेगा बेटा। चलो समझते हो उसको, जो हमने लिखा है। आपने क्या लिखा है उसी को समझते, राइट? देखो बेटा ध्यान से, यहां पर ये बताओ, हमारे पास में 2 मास रखे हैं बेटा, ठीक है? 2 मास रखे हुए हैं, ध्यान से समझना। इसका सेंटर यहां होगा, इस सेंटर यहां होगा बेटा, यस और नो? पहला पॉइंट, सेंटर से सेंटर Yes, के बीच sir. का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है बेटा, ये इन दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस लेना है। डिस्टेंस कहां से मेजर करना है बेटा? सेंटर टू सेंटर, उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डी से। इसका मास होगा m1, इसका कुछ मास होगा बेटा m2, राइट? अब ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, पहली बात, बिल्कुल लगाएंगे। तो फोर्स बेटा इस लाइन, जो लाइन इनके सेंटर को ज्वाइन करेगी, जो लाइन इनके सेंटर को ज्वाइन करती है, उसी के अलोंग फोर्स लगता है। सारे पॉइंट ध्यान से समझना। फोर्स किसके अलोंग लगेगा? उनके सेंटर को सर एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो, कर दिया दोनों के सेंटर को स्ट्रेट लाइन के साथ में, इसी के अलोंग सर फोर्स लगता है। अब मुझे बताओ, अट्रैक्टिव फोर्स ऐसे बनाते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं? फर्स्ट केस या सेकंड केस? अट्रैक्टिव केस बेटा कैसे बनाते हो? First. फर्स्ट केस। लाइन के अलोंग Yes, बनाना है sir. और साथ में मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, राइट? यहाँ पर बेटा फोर्स लगा और यहाँ पर बेटा फोर्स लगा। अब कौन बताएगा ये फोर्स इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? क्या ये फोर्स दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? बोलो, पढ़ा है हमने कहीं पर न्यूटन थर्ड लॉ। अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो वो भी उसके ऊपर फोर्स लगाता है। Yes, sir. दोनों इक्वली होते बेटा, राइट?
चाहे ऑब्जेक्ट कोई सा भी बड़ा हो कोई सा भी छोटा हो, लेकिन ये फोर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना सुनो बेटा कि दो ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों में मास होंगे, वो जो डिस्टेंस है, जो हमें डिस्टेंस लेनी है बेटा, वो कहाँ से लेनी है, उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है। ध्यान रखना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, सारे लिखवाऊंगा नो डाउट, लेकिन समझते चलो बेटा। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं बेटा, सेंटर टू सेंटर। दूसरा, कौन सी डायरेक्शन में बनाए सर, डायरेक्शन किधर होगी, तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दो लाइन से, और उसी के अलोंग आपको डायरेक्शन बनानी है, ठीक है। अब ये फोर्स कितना होता है, तो ये समझ लो बेटा, फोर्स यहां पर लिखा हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 के, ओके। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली को मैं से लिखते बेटा 1/, में अगर 1/, में लिखा हो तो बोलते बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसके होने चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। स्क्वायर किसका लें, डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस मीन्स डी का आपको स्क्वायर लेना है, राइट। तो ये भी लिख लो, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। चलो ये नोट कर लो इतना, नेक्स्ट क्लास में पूछने वाला हूं बेटा, जो जो मैंने पॉइंट बताया सारे पढ़कर आने एक बार। चलो नोट करो बेटा यहाँ तक। सर मुझे चैप्टर 9 के एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट है आपको, चलो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डाउट आ गया था, क्वेश्चन नंबर है क्या 1, An object experience at net zero, okay, external force possible for object traveling with non-zero velocity, yes बेटा। देखो बेटा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट पहले से नॉन जीरो वेलोसिटी में ट्रेवल कर रहा है, पहले से नॉन जीरो वेलोसिटी उसके पास है, तो क्या वो ट्रेवल नहीं करता रहेगा क्या? अगर जीरो फोर्स लगा दो तो फोर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझो बेटा। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट, आपने फोर्स लगाया, उससे पहले उसके पास में बेटा वेलोसिटी है, उसके पास में बेटा एक वेलोसिटी है, राइट। अब आपने कहा कि सर हम इसके ऊपर जीरो फोर्स लगा रहे हैं, आपने बेटा नेट फोर्स कितना लगाया इसके ऊपर, जीरो, यस और नो। तो क्या ये ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों करेगा बेटा? वो पहले से ट्रेवल कर रहा है, यस और नो। तो यहां पर बेटा दो केस बनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने से पहले ट्रेवल कर रहा है तो सेम वेलोसिटी के साथ में वो ट्रेवल करता रहेगा। दूसरा केस, अगर बेटा रेस्ट पर है, अगर रेस्ट पर है तब वो ट्रेवल नहीं कर सकता। समझ में आया बेटा, यस और नो? दो कंडीशन है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, फिर तो फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पहले से मोशन में तो फिर तो वो नॉन जीरो के साथ ट्रेवल कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो एक बार आपका आंसर होगा यस, किस केस में? इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल विथ सम वेलोसिटी बिफोर अप्लाइड फोर्स, राइट। और सेकंड केस हो जाएगा नो, कब? व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो फिर फोर्स लगाए बिना आपका वेलोसिटी नहीं आएगा। लेकिन पहले से वेलोसिटी है तो वो तो बेटा सेम वेलोसिटी के साथ में मूव करता रहेगा, सेम डायरेक्शन में। अंडरस्टूड, यस और नो? चलो ओके, Yes, बाय एवरीवन। okay sir, thank you sir, bye sir, have a nice day sir.